एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BF स्टाफ नर्स की तैयारी। बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं 228 जो कि एनक्लेक्स बेस्ड है और इंटेलेक्चुअल बेस्ड है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको BF के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं BF के एग्जाम्स में। अच्छे से तैयारी करो। अभी पेपर अगस्त के एंड में होगा, तुम्हारे पास सफिशेंट 1 मंथ तुम्हें मिल रहा है। अच्छे से तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करो, एनक्लेक्स बेस्ड MCQs करो। एंड अगर आपको ऐसे ही MCQs का PDF चाहिए, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको ऐसे ही MCQs का PDF मेरे से मिल जाएगा, जिसमें 20+ PDFs आपको मिलेंगे। हर एक टॉपिक के अलग अलग MCQs मैंने एनक्लेक्स बेस्ड के उसमें आंसर विद रैशनल दे रखे हैं, जिसको पढ़ के आपको ईजी होगा। आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 199 रुपीज़। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और अगर आपको थ्योरी से अच्छे गोल्डन पॉइंटर्स चाहिए, क्योंकि गोल्डन पॉइंटर्स क्या होता है, कभी कभी तुम छोड़ देते हो पॉइंट, तुम्हें पता नहीं होता। उस गोल्डन पॉइंटर्स में रेपिटेटेड जो टॉपिक से पॉइंट्स आ रखे हैं, MCQs आ रखे हैं, वो मैंने लिखे हैं, जो कि आपको 200+ गोल्डन पॉइंटर्स मिल जाएंगे। तो आप मेरे से वो भी बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस, दैट इज़ 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको। बट अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो 249 रुपीज़ में आपको दोनों PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स, और 249 के पैक में ही आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं BF में, जिससे एक टॉपिक से 4-4, 5-5 MCQs आते हैं हर बार, उनके नोट्स मेरे सेल्फ मेड वो भी आपको मिल जाएंगे। आप मेरे से बाय कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे टेलीग्राम लिंक पे आके आप मेरे को टेलीग्राम पे बाय कर सकते हैं। 249 रुपीज़, 199 एंड 99। और मैं अपना जो टेलीग्राम का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। देखो, आप कहते हो कि मैम मेरे को व्हाट्सएप कर दो या फिर कुछ, देखो आप टेलीग्राम से मेरे से ले लो और वहाँ से आप सीधा व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। वहाँ से फॉरवर्ड हो जाता है व्हाट्सएप पे, या फिर फ़ोटो स्टेट निकलवा लो, क्योंकि आने वाली 600+ वैकेंसी में भी आपको काम आएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बिफोर एडवाइजिंग अ 24-year-old क्लाइंट डिजायरिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फैमिली प्लानिंग, assess the client for sign and symptom of which of the following। एक 24 years old client है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, फैमिली प्लानिंग के लिए लेने आई है। डिज़ायरिंग मतलब लेना चाहती है। नर्स सबसे पहले उस कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है क्लाइंट के देखेगी। अनीमिया देखेगी, हाइपरटेंशन देखेगी, डिस्मेनोरिया देखेगी, एक्ने वल्गैरिस देखेगी। देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से पेशेंट में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेशेंट मीनोपॉज में होता है, 40 ईयर्स से ऊपर होता है, तो उसको कभी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देते, बिकॉज ऑलरेडी वो हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन आ रखी होती है, और ये भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन करते हैं। उनको हम अदर मेथड्स एडवाइस करते हैं। जिसको हाइपरटेंशन हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, कैंसरस प्रॉब्लम हो, ठीक है, उन पेशेंट्स को कभी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइपरटेंशन। हम असेस करेंगे कि उस पेशेंट में कई साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है हाइपरटेंशन के, बिकॉज ये कार्डियक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर काउंसलिंग 35-year-old client about breast self-examination and mammography, the nurse determines that the client has understood the instruction when the client starts which of the following। देखो, मैमोग्राफी से क्वेश्चन आपने BF में देखा होगा, ज़रूर आता है, बिकॉज जो ब्रेस्ट कैंसर है वो टॉप में आता है इन सब कैंसर्स में से, जो होता है ज़्यादा, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर को एक बार ढंग से पढ़ के जाना, उसके नोट्स, उसके हर एक चीज़ अच्छे से करके जाना। कह रहा है कि एक 35-year-old की क्लाइंट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ले ली उसने, काउंसलिंग ले ली, एंड मैमोग्राफी की भी काउंसलिंग उसने ले ली। उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ है वो बोलेगी जिससे नर्स को पता चल जाएगा कि वो इंस्ट्रक्शन समझ गई है। आई शुड हैव अ मैमोग्राफी एवरी ईयर वंस आई एम 40। आई शुड स्केड्यूल द मैमोग्राफी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई मेंस्ट्रुएशन। मैमोग्राफी स्क्रीनिंग इज इनएक्सपेंसिव। मैमोग्राफी इज एन एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसीजर। देखो, अगर वो बोलेगी कि आई शुड हैव मैमोग्राफी एवरी वंस
ईयर आई एम 40, सो इट मीन्स कि वो समझ गई है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन 40 ईयर्स के बाद एवरी ईयर तुम्हें मैमोग्राफी करानी पड़ती है, ठीक है। मैमोग्राफी स्केड्यूल नो एग्जामिनेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें मेंस्ट्रुएशन टाइम ही करानी पड़ी है। इनएक्सपेंसिव भी नहीं है और पेनफुल प्रोसीजर भी नहीं है, बस थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है बिकॉज 2 प्लेट्स के अंदर ब्रेस्ट को रखा जाता है, ठीक है। सो जब भी वो ये वाला स्टेटमेंट बोलेगी कि 40 ईयर्स के बाद, क्योंकि मीनोपॉज होना स्टार्ट होता है उस टाइम कैंसर के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि जो पेशेंट है वो समझ गया है। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट आस्क्ड द नर्स इफ शी कैन कंटिन्यू टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन एंड डिनर ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट नर्स रिस्पॉन्स। तो एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है, वो कह रही है क्या वो ग्लास ऑफ वाइन अपने डिनर के साथ ले सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे वो पहले से लेके आती है। सो नर्स कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स देगी। देखो रिस्पॉन्सेज वाले और प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं BFHS में। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग पता चलता है कि क्वेश्चन को पकड़ रहा है, क्योंकि देखो जो आप रिस्पॉन्स करोगे, जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करोगे, वैसे भी अगर आप किसी पेशेंट आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप जितना अच्छा उसको रिस्पॉन्स करते हो उतनी अच्छी आपको उस टॉपिक की नॉलेज होती है। किसी की भी नॉलेज असेस करनी है तो उसको कहो कि हेल्थ एजुकेशन दे दे, इसको समझा दे, सो तुम्हें पता चल जाएगा वो किस एक्सटेंड तक पेशेंट को समझा पा रही है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो कैसे अब नर्स उसको बेस्ट रिस्पॉन्स देगी। द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर अननोन, यू शुड लिमिट योर कंजम्पशन टू बियर एंड वाइन, you should abstain from drinking alcohol beverages, you have 1 drink of alcohol per day। so nurse उसको बोलेगी कि तुझे abstain करना है drinking and alcohol beverages during your pregnancy, because अगर तुम alcohol and smoking करते हो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों कहेगी वो, इतने ऐसे क्यों कहेगी कि abstain करना है, बिकॉज उसको फीटस एल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है, इन्फेंट एल्कोहल सिंड्रोम, न्यूनेट एल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, सॉरी इन्फेंट बोल रही हूँ मैं। उसमें क्या होता है, पहली बात तो बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का पक्का हो जाता है कि उसको मेंटल रिटार्डेशन होनी ही है, बिकॉज जो एल्कोहल होती है वो क्या करती है, एमनियोटिक फ्लूइड में जाके मिलके बेबी के अंदर क्रॉस कर जाती है, जिस वजह से टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए हम उसको कहेंगे कि एब्सटेन ही करनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिकॉज ये तुम्हारे बेबी पे गलत इफेक्ट डाल सकती है। Next day, parents bring a 4-month-old to the clinic for a regular well visit and express concern that infant is not developing properly, which finding in the infant would indicate the need for further development screening। तो एक 4 महीने का ओल्ड बच्चा एक पेरेंट्स लेके आते हैं रेगुलर विजिट के लिए, और अपने जो डॉक्टर है उसको बताते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर रहा। तो जो इन्फेंट ऐसा कौन सा चीज़ हमें आपको देखने को मिलेगी कि एग्जामिनर को लगेगा कि अब इसको थोड़ी सी हमें आगे स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेगी। हैज़ नो इंटरेस्ट इन पीकेबू गेम्स, डज नॉट टर्न फ्रंट टू बैक, डज नॉट बबल और कॉन्टिन्यूज टू हैव अ हेड लैग। सो देखो कितने मंथ्स का है बच्चा, जो है 4 मंथ्स का है। तो इस टाइम पे बच्चा है जो बैबल करना स्टार्ट कर देता है। बैबल मतलब आवाज़ें, हाँ मतलब आवाज़ें तुमने सुनी है, जैसे ई करता रहता है जो बच्चा छोटा होता है, मतलब आपने देखा होगा 3-4 महीने का बच्चा जो होता है वो बातें करना स्टार्ट करता है, बोलते हैं ना भी बातें करता है, करता है। तो अगर ये बच्चा बैबल नहीं कर रहा 4 महीने का, तो इट मीन्स कि ये कंसर्न है, हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। हेड लैग जो है वो 6 to 7 मंथ्स पे ठीक हो जाता है, ठीक है। पीके बू जो है वो भी बाद में देखा जाता है। फ्रंट टू बैक में टर्न भी 4 मंथ्स का बच्चा नहीं करता, बट बैबल करता है और नहीं करता, इट मीन्स इट इज़ टाइम कि हम उसकी और इन्वेस्टिगेशंस कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू असेस द डेवलपमेंट ऑफ 1 month ओल्ड द नर्स आस्क द पेरेंट्स इफ द इन्फेंट इज एबल टू। माइलस्टोन के क्वेश्चंस में बहुत बार कह चुकी हूँ कि बहुत आते हैं BFHS में। माइलस्टोन अच्छे से करके जाना, ठीक है, माइलस्टोन्स को रट के जाना जैसे भी, या फिर मैं ट्राई करूँगी कि माइलस्टोन्स का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं एक बार करवा दूँ पेपर से पहले। माइलस्टोन से बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो उनको अच्छे से करके जाना, ठीक है। सो 1 month ओल्ड डेवलपमेंट जो है उसकी चेक करनी है 1 month ओल्ड चाइल्ड की। तो नर्स क्या असेस करेगी, स्माइल एंड लाफ आउट लाउड, रोल फ्रॉम बैक टू साइड, हैड अ रेटल ब्रीफली, hold a rattle briefly, turn the head from side to side।
सो जो 1 मंथ का बच्चा होता है वो क्या करता है, टर्न कर लेता है अपना जो हेड है वन साइड टू अनदर साइड। ये आपको देखने को मिलेगा जो वो चाइल्ड है, अगर तुम उसको कुछ दिखा रहे हो तो वो उसी साइड को अपनी आइज लेके जाएगा, उसी साइड को अपना हेड टर्न करेगा। सो 1 मंथ ओल्ड चाइल्ड में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट 2 year old ऑलवेज पुट हिज टेडी बियर एट द हेड ऑफ हिज बेड बिफोर ही गोज टू स्लीप। द पेरेंट्स आस्क द नर्स इफ दिस बिहेवियर इज नॉर्मल। द नर्स शुड एक्सप्लेन टू पेरेंट्स दैट टॉटलर्स वाज यूज रिचुअल पैटर्न्स टू। सो देखो 2 साल का बच्चा है, वो अपना टेडी बियर जो है अपने साथ लेके ही सोता है, ठीक है। तो पेरेंट्स नर्स से पूछते हैं कि ये बिहेवियर जो है वो नॉर्मल है। तो नर्स उन्हें क्या एक्सप्लेन करेगी कि जो टॉडलर्स है ये रिचुअल पैटर्न्स इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इस्टेब्लिश करते हैं ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अडल्ट इन देयर एनवायरनमेंट, इस्टेब्लिश स्क्वीज्ड पैटर्न ऑफ लर्निंग बिहेवियर, इस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सो जो टॉडलर्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे टॉडलर्स को गाड़ी, टेडी बियर्स, बार्बी डॉल्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो अपने साथ ही लेके सोते हैं। बिकॉज क्यों होता है, उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है उनके साथ कि उनके साथ कोई है, ठीक है। वो उनको टेडी बियर्स नहीं समझते, दे थिंक, वो बोलते हैं ये मेरा बेबी है, उसका नाम रख लेते हैं। सो वो क्या इस्टेब्लिश करते हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सो ये रिचुअल हर एक टॉडलर जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। सो नर्स उनको ये एक्सप्लेन करेगी। नेक्स्ट है, आफ्टर अ टॉन्सिलेक्टमी एंड adenodectomy, which of the following findings should alert the nurse to suspect early hemorrhage in 5-year-old child? सो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं PDF इन 199 रुपीज़ एंड गोल्डन पॉइंटर्स इन 99 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एनक्लेक्स बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, इंटेलेक्चुअल बेस्ड, और जैसे क्वेश्चंस आते हैं BFUHS में। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं दूंगी मैं, क्योंकि देखो उनका करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। डायरेक्ट तो आप ऐसे भी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो 2 for 9 रुपीज़ के पड़ेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको लेने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, या फिर मैं अपने टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, आप वहाँ से भी सीधा क्लिक करके मेरे को सेंड कर सकते हैं मैसेज, आप मेरे से वहाँ से बाय कर सकते हैं। वहाँ से आप कहीं भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोटो स्टेट निकलवा लेते हैं। वैसे तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि अगर आपको कोई मटेरियल मिल रहा है तो उसको फ़ोटो स्टेट निकलवा लो, क्योंकि फ़ोन से वो कभी कभी हमसे डिलीट भी हो जाता है, किसी बच्चे ने ले लिया, गलती से हमसे हो गया, ठीक है। सो एक पेशेंट की अभी ही टॉन्सिलेक्टमी हुई है, एडिनोडेक्टमी हुई है। सो कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि नर्स को अलर्ट करेगी कि अर्ली साइन है हेमरेज का 5 साल के बच्चे में? ड्रोलिंग ऑफ अ ब्राइट रेड सिक्रीशन, pulse rate 95 beats per minute, vomit of 25 ml of dark brown emesis, BP of 95 to 56 mm of Hg। सो देखो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि 5-year-old के बच्चे में जो पल्स रेट है एंड BP है वो कौन सा है, नॉर्मल रेंज में ही है। सो ये तो फाइंडिंग नहीं हुई। वॉमिटिंग में भी डार्क ब्राउन एमिसिस आ रहा है, ड्रूलिंग ऑफ राइट ब्रेड सिक्रीशंस आ रहा है। सो देखो अगर उसकी टॉन्सिलेक्टमी और एडेनोडेक्टमी हुई है, सो वॉमिटिंग भी उसी रास्ते से आनी है। सो हल्का जो डार्क ब्राउन एमिसेंस है उसी का ही दिख रहा है, हल्का फुल्का वो दिखेगा थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज हल्का सा देखने को मिलता है। बट अगर उसको बहुत ही ज़्यादा ड्रूलिंग हो रही है, राइट ब्रेड सिक्रीशंस आ रही है, सो इट इज़ एन अर्ली साइंस कि उसको क्या हो रही है, अंदर हैमरेज हो रहा है। देखो अब देखो आपने कहा होगा कि मैम हमने तो पढ़ा है टॉन्सिलेक्टमी के कि अगर पेशेंट जो है कॉन्टिन्यूसली स्वेल्विंग कर रहा है सो इट मीन्स इंटरनल हैमरेज है। बट देखो इधर वो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा, सो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। अब देखो ब्राइट रेड सिक्रीशंस अगर किसी की बार बार आ रही हैं सो इट मीन्स टॉन्सिलेक्टमी हो रही है, क्योंकि देखो स्वेल्विंग क्यों करता है वो अपना जब भी हमें कभी कोल्ड होता है, हमारा हमें ऐसे लगता है हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है, तो हम उसको क्लियर करते हैं ना। तो ऐसे जब उसकी ब्लीडिंग होगी उसको भी लगेगा गले में कुछ फंसा है, तो वो उसको स्वेलो करेगा। हम स्वेलो करते हैं या फिर बाहर निकाल देते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, वो स्वेलिंग करेगा या फिर बाहर निकालेगा। बट अगर उसकी बाहर निकलती हुई सिक्रीशंस रेड दिखेंगी तो इट मीन्स अंदर हैमरेज के चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट है 11-year-old is admitted for treatment of asthma attack. Which of the following indicate immediate intervention is needed? So एक 11-year-old जो बच्चा है वो अस्थमा अटैक के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ऐसी कौन सी इंटरवेंशन है जो कि इमीडिएटली नीडेड होगी? 11 ईयर्स का बच्चा है, ठीक है, ट्रीटमेंट करना है अस्थमा अटैक का। थिन क्वाइपस म्यूकस सिक्रीशन, प्रोडक्टिव कप, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 20 ब्रेथ्स पर मिनट। सो देखो क्या होता है जब भी अस्थमा अटैक आता है, सो क्यों होता है,
जो हमारे सिक्रीशंस है वो प्लग्ड इन हो जाती है। प्लग्ड इन होने की वजह से लेरेंजियोस्पाज्म हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, बिल्कुल भी सांस ली नहीं जाती, जिसमें क्या होता है हमारी जो एक्सेसरी मसल्स हैं वो वर्क करने लग जाएंगी। सो इसमें अगर आपको इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी, सो इट मीन्स कि इमीडिएट इंटरवेंशंस हमें लेनी पड़ेंगी, इमीडिएट इंटरवेंशंस जो है वो नीडेड है, बिकॉज इतना ज़्यादा स्पाज्म होने की वजह से एक्सेसरी मसल्स का यूज़ करना पड़ता है सांस लेने के लिए, अस्थमा अटैक में देखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड। 20 ब्रीथ्स पर मिनट इज नॉर्मल। प्रोडक्टिव कफ देखी जा रही है, क्योंकि देखो प्रोडक्टिव कफ, अगर कफ में सिक्रीशंस आ रही है इट मीन्स तो क्लियर आउट हो रहा है, बट अगर सिक्रीशंस नहीं आ रही तो वो अंदर ही अंदर प्लग्ड इन हो रही हैं। थिन क्वाइपस म्यूकस सिक्रीशंस, वही सिक्रीशंस भी, ये भी ठीक है, इसमें अभी नीडेड नहीं है बिकॉज स्किन अभी सिक्रीशंस आ रही हैं, बट इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस इट मीन्स प्लग्ड इन हो चुका है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस बाहर नहीं आ रही, सांस नहीं ली जा रही, सो हमें ये करना पड़ेगा। Next है an adolescent complains of chest pain and goes to the school nurse. The nurse determines that the teenage has a history of asthma but has no problem for year. Which of the following should the nurse do next? तो एक adolescent है, कंप्लेंट कर रहा है चेस्ट पेन की और वो स्कूल नर्स के पास जाता है, तो नर्स डिटरमाइन करती है कि जो टीनेजर है उसको अस्थमा था बट काफ़ी टाइम से उसको उसका अटैक नहीं आया है, फॉर प्रॉब्लम नहीं है उसको काफ़ी ईयर से, तो कौन सी ऐसी नर्स है जो नर्स उसके बाद क्या करेगी? Call the adolescent parents, have the adolescent lie down for 30 minutes, obtain a peak flow reading, या फिर give 2 puff of a short acting bronchodilators. So सबसे पहले तो देखो 11 years old adolescent है, सॉरी, सो adolescent में चेस्ट पेन है, सो मोस्टली एडोलेसेंट में रेयरली ही कार्डियक प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इधर लिख भी दिया है अस्थमा है, तो इट मीन्स जो चेस्ट पेन है वो अस्थमा रिलेटेड ही होगी, ठीक है। दूसरा आप ये देखो कि उन्होंने कहा है हिस्ट्री है उसे, पर उसको अभी काफ़ी ईयर्स से प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। सो नर्स क्या करेगी? सबसे पहले कॉल तो हम करेंगे, वो तो बाद में करेंगे, सबसे पहले अभी तो उसको चेस्ट पेन हो रहा है, हमें कुछ करना है। नर्स क्या करेगी? सबसे पहले उसको ऑब्टेन करेगी उसका पीक फ्लो रीडिंग, उसका एयरवे फ्लो देखेगी, एयरवे फ्लो देखेगी कि प्रॉपर हो रहा है, उसको एयर जा रही है, उसके बाद हम बाकी सब करेंगे। प्रायोरिटी में पहले हम उसका पीक फ्लो देखेंगे, ठीक है। 2 पफ ऑफ शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं दोगे, बिकॉज कहा जा रहा है कि नो प्रॉब्लम फॉर द ईयर्स, तो जब तक हमें प्रॉब्लम प्रॉपरली पता नहीं चलती तब तक हम उसको ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं दे सकते अभी। और एडोलेसेंट को 30 मिनट लिटाओगे नहीं होगी चेस्ट पेन, ठीक, और लिटाना तो नहीं है बिल्कुल भी, फाउलर्स पोजीशन देते हैं जब भी किसी को अटैक आता है, उससे लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो थोड़ा एयरवे जाती है। पीक फ्लो रीडिंग देखने के बाद ही हम बच्चे के पेरेंट्स को बुलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले नर्स क्या करेगी? अगर यहाँ पे होता है कि तुम अकेले हो, नर्स नहीं हो, तो तुम बच्चे के पेरेंट्स को बुलाते हो, तुम्हें पता नहीं क्या करना है, ठीक है। So 12 years old after cardiac surgery, the nurse is assessing a 3-year-old whose weight is 15 kg. The nurse should notify the surgeon about which of the following clinical findings. तो 12 घंटे की कार्डियक सर्जरी के बाद नर्स 3 साल के बच्चे का वेट देख रही है 15 किलो है, तो नर्स ऐसा कौन सा चीज़ देखेगी क्लिनिकल फाइंडिंग जो उसे सर्जन को बतानी ही पड़ेगी? अ यूरिन आउटपुट ऑफ 60 ml in 4 hours, स्ट्रॉन्ग पेरिफेरल पर्स इन ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज, फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लूइड इन अ कलेक्शन चैम्बर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ऑल्ट्रेशन इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो देखो आफ्टर कार्डियक सर्जरी अगर 60 ml 4 आवर्स में आ रहा है सो इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। पेरिफेरल पर्ल्स इन ऑल एक्सट्रीमिटीज, इट मीन्स के प्रॉपरली जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो हर एक एक्सट्रीमिटी में हो रहा है, सो देयर इज़ नो एनी इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लूइड इन अ कलेक्शन चैम्बर, फ्लक्चुएशन हो रही है, इट मीन्स जो वो एयर टाइट है, ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पर अगर पर्सन की ऑल्ट्रेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, पेशेंट पेल पड़ रहा है, ठीक है, इट मीन्स उसे ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ठीक है, जो पेशेंट है वो हाइपोटेंशन में जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल किस में जा रहा है, वो हाई पॉक्सिया में जा रहा है, पेशेंट के ब्रेन को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जा रहा है, दिस इज़ अ साइन कि इस पेशेंट को रिक्वायर्ड है उसी टाइम ही इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर सर्जरी टू करेक्ट टेट्राफॉलेट, टेट्राफॉलेट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। द चाइल्ड पेरेंट्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न टू द नर्स दैट देयर फूड, 4 आएगा यहाँ पे, 4-year-old child wants to held more frequent than usual, the nurse recommends। so टेट्राफॉल्ट वाला पेशेंट की सर्जरी अभी हुई है, तो जो चाइल्ड है, पेरेंट्स हैं चाइल्ड के, वो कंसर्न कर रहे हैं कि जो उनका चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो रहा है, ठीक है,
फ्रीक्वेंट है देन यूजुअल, मतलब कि यूजुअली जैसा बच्चा होता है 4 इयर्स का वैसा नहीं है, वो थोड़ा फ्रीक्वेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो नर्स उन्हें क्या बोलेगी, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्किल्स, प्ले थेरेपी कराओ उसको, इनकरेज द बिहेवियर, या फिर हैविंग द वॉलंटियल होल्ड द चाइल्ड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि बच्चे को कैसे आप फ्रीक्वेंसी उसकी कम करोगे, उसका जो एंग्जाइटी लेवल है थोड़ा कम करोगे। सो इन सब चीज़ों में से आप बच्चे को क्या कराओगे। 4 साल का बच्चा है, 4 इयर्स ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मैं रोज़ ही ऐसी 3 बजे वीडियो डालती हूँ, तो 2 दिन से कुछ लेट हो रहा है, आई नो, बिकॉज थोड़ा एक दिन का मिस हो गया था इसलिए। सो कल मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि नर्स कौन सा चीज़ नहीं रिक्वायर करती बिफोर डॉक्यूमेंटेशन करना बिफोर ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट टू द ऑपरेटिंग सूट। सो एनेस्थीसिया नोट जो है, पहली बात तो वो कब डलते हैं, आफ्टर द ऑपरेशन। कौन डालता है, एनेस्थीसिस्ट, ठीक है। जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है वही एनेस्थीसिया नोट डालता है, अगर वो नहीं डालता तो नर्स को बोल देता है। बट ये यहाँ पे लिखा था बिफोर, बट ये डलते हैं आफ्टर, और नर्स को ये डॉक्यूमेंट करना रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। सो अगर आपको मेरे से PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स लेने हैं तो वो आप मेरे से बाय कर सकते हैं दोनों। कमेंट सेक्शन में लिख के मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, ठीक है। 199 के PDF है, 99 के गोल्डन पॉइंटर है, दोनों आपको 249 में मिल जाएंगे। 249 में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं BA-FHS में, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन तो एक टॉपिक से आने ही आने हैं, 100% श्योरिटी है। उसके जो सेल्फ मेड नोट्स है मेरे, वो भी मैं आपको दे दूँगी उसी में 249 में। सो अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड बाय, ऑल द बेस्ट।